अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। चलें 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन। लास्ट टाइम हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफ़ेक्ट है उसकी जो स्लाइड को हमने ओपन किया था, उस पर 1-2 कमेंट्स किए थे, लेकिन फर्दर इसको हमने स्टार्ट नहीं किया था। सो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ओके जी, इसमें हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारे पास सन रेज़ जो हैं, जो कि अर्थ के ऊपर आ रही होती हैं, उसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊँ तो उसमें डिफरेंट टाइप की जो हैं वो रेज़ होती हैं। लेट से इंफ्रारेड रेज़, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, ठीक है। उनके एक सर्टन एक वेवलेंथ है, उस पे उनको डिवाइड किया हुआ कि इतनी वेवलेंथ पे ये रेज़ आ रही है, इतनी वेवलेंथ पे ये रेज़ आ रही है, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली उनके अंदर एनर्जी है कि कौन सा जो रेंज है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी कैरी किया हुआ है। आगे नेक्स्ट में जब हम स्टडी करेंगे तो होपफुली आपको उसका ग्राफ विजिबल होगा। सो इन शॉर्ट क्या है कि सनलाइट आ रही है जिसमें लेट से आपको अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लिखा हुआ है, ठीक है। पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड वार्म्स द अर्थ। लेट से सनलाइट आती है, सन रेज हैं, डेफिनेट सी बात है ज़मीन पे आएंगी और हमें उससे हीट मिलेगी, ज़मीन गर्म वगैरह होगी या लिविंग के काबिल जो है वो इन्वायरमेंट होगा, राइट। सो ये एक नॉर्मल सिनेरियो। तो होता क्या है कि अगर आपके पास फॉसल फ्यूल्स और पावर प्लांट्स और बर्निंग और कंबस्चंस और इस तरह के अगर इन्वायरमेंट हो, जो कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी जनरेशन के जो सोर्सेज हैं, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, सो डेफिनेट सी बात है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मोनो होगी, CH4 मीथेन होगी, नाइट्रोजन के एलिमेंट्स होंगे, उसमें सल्फर के एलिमेंट्स होंगे, राइट। मेजॉरिटी उसमें यहाँ पर मेंशन्ड है कि मोस्टली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रोल होता है। सो हमारे पास डिफरेंट मिक्सचर ऑफ जो है ना वो वेस्ट गैसेस होंगी जो कि एनवायरनमेंट में जा रही हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि अब ये एनवायरनमेंट में एक तो बर्निंग के थ्रू हीट आ रही है और एक सनलाइट के थ्रू हीट आ रही है। तो इज़ देयर एनी नेचुरल मैकेनिज्म जो कि उसको कूल डाउन कर रहा हो, ठीक है। डेफिनेट सी बात, हम एक लिमिटेड सी स्पेस को तो कूल डाउन कर सकते हैं थ्रू एयर कंडीशनिंग और समथिंग लाइक दैट, या कुछ ट्रीज एक्सेप्ट कुछ जगह पर तो लग सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो अर्थ है उसका नेचुरल किसी फिनोमिना से अगर वो कूल डाउन है तो फिर टेम्परेचर जो है वो विद इन द लिमिट्स रह सकता है, ठीक है। सो होता क्या है कि इंफ्रारेड रेडिएशन इज गिवन ऑफ बाय द अर्थ टू आउटर स्पेस एंड कूल्स अर्थ। तो नॉर्मली होता क्या है कि ज़मीन से इंफ्रारेड जो रेज हैं, ठीक है, वो निकलती हैं ज़मीन से ऊपर को जाती हैं, और उससे होता क्या है कि उससे ज़मीन का जो नेचुरल प्रोसेस है वो क्या होता है कि वो कूल डाउन होती है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो एक रीज़नेबल वे में रहता है, राइट। सो अब जब ये वाली आप सिनेरियो यूज़ करेंगे ट्रेडिशनल सोर्सेज वाला, तो उससे होगा क्या कि क्लाइमेट चेंजेस के अंदर कार्बन डाई, मीथेन, इनकी पूरी एक लेयर बन जाती, ठीक है, ऊपर टॉप पे। तो जो इंफ्रारेड रेज ने लीव करना करती है नेचुरली, तो उससे होता क्या है कि वो जो इंफ्रारेड रेज हैं जिन्होंने ज़मीन से निकलना था और ज़मीन ने नेचुरली कूल डाउन होना था, तो वो ट्रैप हो जाती है, यानी कि उस जो झुरमट है उसके अंदर ही फंस जाती हैं। वो ज़मीन को लीव करके एक ख़ास सरफेस से बाहर जो है वो नहीं जा सकती, उधर ही ट्रैप्ड हो जाती है। जैसे आप किसी चीज़ को निकलने ना दें, क्योंकि इंफ्रारेड रेज ने जाना है, तो ज़मीन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कूल डाउन होती है, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसी तरह सनलाइट है, ठीक है, ये सनलाइट का मैकेनिज्म लिखा हुआ है। फिर क्या है कि इंफ्रारेड रेडिएशन इज गिवन ऑफ बाय द अर्थ टू आउटर स्पेस एंड कूल्स द अर्थ, ये भी पीछे हमने कमेंट पढ़ा है। अब यहाँ पर इस स्लाइड में डिफरेंट क्या है, इस स्लाइड में अगर आप देखें तो वहाँ पे हीटिंग के बाद चीज़ वापस आ रही, सम इंफ्रारेड रेज इज ट्रैप्ड बाय इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेज ना। सो ये आपके पास गैसेस के अंदर फिर क्या होता है कि फिर ज़मीन जो है कुदरती तौर पे नेचुरली कूल डाउन नहीं होती, और वो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और वो सारी चीज़ें, वहीकल्स भी हैं हमारे पास, ट्रेडिशनल सोर्सेज भी हैं, और बाकी कंट्रीज़ में रिजेक्टेड टेक्नोलॉजी है कोल की, लेकिन चूँकि हम हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम किसी भी टूल को यूज़ कर लेंगे जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की या हमारी एनर्जी की नीड्स को
पूरा कर सके, राइट। वो अब डेवलप कर चुके हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो अब कोल से थोड़ा अवे जा रहे हैं, वो रिन्यूएबल की तरफ आ रहे हैं, और हमारे पास चूँकि गैप बहुत ज़्यादा है, तो हमारे कंट्री में अभी भी ट्रेडिशनल सोर्सेज पे अभी रिसेंटली प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर बस साहिवाल के ऊपर एक कोल का प्रोजेक्ट लगा, वो आपको आइडिया, उससे बहुत पहले एक सोलर पे बहावलपुर पे लगा था, लेकिन वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली और अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंगली हमेशा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की जद में रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल दैट्स गुड कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो होने चाहिए। उस पे एक डिफरेंट टाइप की डिबेट होती थी कि ये जी इतना क्लेम किया गया और इतने प्रोड्यूस करता है, क्योंकि 100% एफिशिएंसी कुछ और चीज़ होती है। जब आपने एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना हो तो डेफिनेट सी बात है सोलर के अकॉर्डिंगली वो 16-17 जिस एफिशिएंसी पे जा रहा, तो इंजीनियर का ये काम होता है कि वो प्रोडक्शन को क्लेम करे, यानी कि जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप है, ठीक है, और जो कि बड़े रिनाउन जो प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो के अंदर, त्रिबेला मंगला वगैरह इस तरह का आपने नाम सुना हुआ है, तो जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो क्लेम की जाती है कि फॉर एग्जांपल 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, ये एक इंजीनियर क्लेम करता है। वो ये नहीं करता कि उसके पास कितनी अवेलेबल है, लॉसेस को भी शामिल करके वो क्लेम नहीं करता। फॉर एग्जांपल 400 आपको मिलनी है और आप कहें नहीं मेरे पास 1000 का जो पावर प्लांट है, नहीं। तो जब आपने नेट शेल में एक लेमैन को या गवर्नमेंट को या पब्लिक को या एक इंजीनियर ने भी अपने ऑनर को या ऑडियंस को एड्रेस करना होता है, तो वो चीज़ बताता है जो प्रोड्यूस हो रही। जो लॉसेस हैं वो टेक्निकल लोग जानते हैं, उनको तो इससे गर्ज नहीं है, ठीक है। सो जब भी यानी कि हम अगर कोई विंड का सेटअप इंस्टॉल करते हैं, कोई सोलर का सेटअप इंस्टॉल करते हैं, तो आप एट दी एंड नेट शेल कैलकुलेट करें और वो क्लेम करें। वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती कि मेरा मुराद ये लॉसेस के साथ था या बगैर था, ऐसी कोई स्टेटमेंट यानी कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो वंस यू आर गोइंग टू इंस्टॉल द लाइक सोलर पार्क, क्योंकि सोलर वाला जो सेटअप उसको अक्सर सोलर पार्क की टर्म यूज़ की जाती, उसको पावर प्लांट्स और इस तरह की टर्म जो है वो नहीं यूज़ की जाती सोलर की सेंस में, राइट। खैर एनी हो, ये तो एक इन्वायरमेंटल का एक एक जस्ट एक था, एक शॉर्ट कमेंट के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस पे क्या हो रहा है ना। सो यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के कुछ यहाँ पर ग्राफ्स मौजूद हैं, एनुअल एनर्जी आउटलुक। तो ये अक्सर यूएस की पब्लिश होती है, जिसमें एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी प्रोडक्शन है और ये सोर्सेज पे हो रही है, इन कंट्रीज़ पे हो रही है, तो ये एक एस्टिमेशन इसकी चलाते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, नो डाउट कि ये 2011 का ग्राफ है, लेकिन अगर हम ट्रेंड को देखें, यहाँ पर आप देखें कोल आपको ब्लैक कलर में जो है वो ऊपर टॉप पे ले नज़र आ रही, तो कितने परसेंट कोल से प्रोड्यूस हो रहा है, कोई देख के बता सकते हैं? सर सर 43%। 45। सर 43%। 43% जो है वो स्लाइड में फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है कि 43% जो है वो कोल से, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ का आइडिया हो रहा होगा कि कोल का एक बहुत एक रीज़नेबल जो है वो 43 ऑलमोस्ट, आप एक तरह का सम हाउ 50% इसको यानी कि ज़हनी तौर पर अगर कंसिडर करें तो हाफ ऑफ द एनर्जी इससे प्रोड्यूस हो रही, राइट। सो अगर आप कोल को थोड़ा स्टडी करें तो जो इससे सल्फर, कार्बन, कार्बन मोनो और जो इन्वायरमेंट के ऊपर, ये माइट भी मैंने लास्ट टाइम आपको एक कमेंट किया था कि यूरोपियन मतलब जो कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से एसटी ग्रेन्स गल्फ़ कंट्रीज़ में हो रही थी, अरेबिक कंट्रीज़ में हो रही थी, और सिर्फ ये इशू था, और ये मतलब न्यूज़ में भी बात आई और ये इस तरह का सारा सेटअप था। अब नेचुरल गैस पे देखें, उस पे 25% है, रिन्यूएबल पे देखें 14 है। सो ये जो 14, अगर इसके बैक पे आप अगर आप इस साइड को देखें तो 1990 से 2009 तक उसका 10% कम्बिनेशन था। आगे उसमें जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ आ रहा है। नेचुरल गैस का भी इसी तरह प्रीवियस भी आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री क्या और उसकी प्रोजेक्शन क्या है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है ये 2009 में ये पब्लिश हुई रिपोर्ट, अगर लेट से तो इन्होंने अपनी वर्किंग कहीं ना कहीं कंप्लीट की होगी, डेफिनेट सी बात है 9 या 10 में, तो उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोजेक्शन के ट्रेंड क्या है ना, ठीक है। और ये बीच में न्यूक्लियर पे डेफिनेट सी बात है, मैंने आपको कमेंट किया था कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसका थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो। सो रिन्यूएबल में, और रिन्यूएबल का ये है कि मैंने लास्ट लेक्चर में वो बताया कि ग्रीन सोर्स है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखिए टॉप 10 टोटल जो है ना वो 19 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड, और वर्ल्ड जो टोटल है वो
29 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कुछ प्रोजेक्शंस हैं कि कौन से कंट्रीज़ क्या रोल प्ले करें। देखें ना, चाइना में बहुत ज़्यादा कोल के ऊपर जो है वो पावर प्लांट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट है, इंडिया है, रशियन है, जापानीज़ हैं, ठीक है, जर्मनी, ये सारा एक समहाउ एक प्रोजेक्शन है कि कौन से कंट्रीज़ के। तो जब ये इतने यहाँ पर ये जो ग्राफ है उसके मेंशन करने का ये है कि जब गीगा टन्स के अंदर इतनी ज़्यादा एक हैवी अमाउंट के अंदर कार्बन एमिशंस और ओजोन लेयर को यानी कि डिस्टर्ब करने वाली सिचुएशन, ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने वाली सिचुएशन, तो यहाँ पर फिर थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। हमें डेफिनेट सी बात है कुछ और चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये कोल है, या माइनिंग करेंगे, नीचे से निकालेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, फिर जाकर यूज़ करेंगे, ऑयल को भी इसी तरह, नेचुरल गैस को भी इसी तरह। तो ये आपको एक तरह का परचेजिंग है ये इनकी जो है प्राइमरी फ्यूल जो है। तो रिन्यूएबल में वो भी बात नहीं है, ठीक है। अगेन ये आपके पास कुछ एनर्जी डिमांड्स पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली लिखी हुई हैं। ये ग्राफिक्स को थोड़ा क्विक वे में हम ज़रा जो है वो डिस्कस करते हैं। ये भी इसी तरह आपके पास प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, जियो थर्मल पे, सोलर पे, बायोमास पे, वेस्ट है, टाइडल वेव्स, ओशंस, ये वाटर से रिलेटेड है, ये विंड से रिलेटेड प्रोजेक्शन है, ठीक है। और ये जो ग्राफ आपके पास बना हुआ इस साइड के ऊपर, ठीक है, ये बिलियन किलोवाट आवर्स को आपको बता रहा है। अच्छा, किलोवाट तो पावर होती है, किलोवाट आवर क्या चीज़ होगी भला? अक्सर आपके पास मेगावाट इस तरह ही लिखा होता है, यूनिट के ऊपर भी लिखा होता है किलोवाट आवर, जो आप यूनिट अक्सर बिल वगैरह के ऊपर देखें, क्योंकि किलो और मेगावाट से तो ये क्या है, ये पावर है, क्या चीज़ है ये? सर 1 घंटे में जितनी यूज हो। तो ये तो ठीक है कि 1 घंटे में जितनी पावर यूज़ होगी। होगी, हाँ। तो पावर का यूनिट तो वाट या किलो, या किलो मेगा तो खैर क्वांटिटीज़ हैं, पावर का यूनिट तो वाट नहीं होता। ये वाट के साथ आर जो है ये क्या कर रहा है? सर ये एनर्जी का यूनिट है। गुड। सो बेसिकली पावर होती है एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी हुई पावर इनटू टाइम, सो ये एनर्जी का यूनिट है, राइट। किलोवाट जो आ रहे हैं पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हुआ हुआ, तो ये इन शॉर्ट ये एक एनर्जी का यूनिट है। बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन सेपरेट है कि इसको हम कैसे जो है वो रीड आउट करें, ठीक है। ये कुछ डिमांड्स वगैरह का लिखा हुआ है कि डिमांड इन मेगावाट ना, कैसे कैसे आपको विद द इंक्रीजिंग ईयर्स कैसे कैसे आपको एनर्जी, तो एनर्जी की जो डिमांड है उससे डेफिनेट सी बात है, हम में से कोई भी इस बात से इख्तलाफ नहीं करेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एनर्जी की नीड्स बढ़ती जा रही, क्योंकि जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है, या जो ह्यूमन कैपिटल है, या जो लेबर थी, वो रिड्यूस होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, कंप्यूटर बहुत शाज़ नाज़र थे, ठीक है। इवन दो कि अब एक ह्यूमन बॉडी चार्ज होने वाली रह गई है इलेक्ट्रिसिटी पे, लेकिन इन शॉर्ट वो भी चार्ज उसी सेंस में हो रही है। मोबाइल है उसके पास, उसके बाद लैपटॉप्स है वो लगे हुए हैं, घर में फ्रिज है, फ्रीज़र है, फैंस हैं, एयर कंडीशनिंग है, गाड़ी के अंदर वो वाला सारा सेटअप है, वो भी डेफिनेट सी बात है आप कंबस्शन करें, फ्यूल यूज़ करें, अब आ रहा है, ठीक है। और पहले बहुत अगर पीछे चले जाएँ तो अगर लाइट गई है तो लाइट उसका मतलब है लाइट गई हुई है। अब ऐसा नहीं है, अब जनरेटर्स के थ्रू हम अपनी डिमांड को पूरा करें, यूपीएस के थ्रू अपनी डिमांड को पूरा करें, और अगर सोलर लगा हुआ तो वो तो एक सेपरेट चीज़ है, क्योंकि हम कह भी रहे हैं कि मतलब रिन्यूएबल को लगाया जाए। सो अब कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जो कि विदाउट एनर्जी कंजप्शन हम जो है वो आगे चल रहे हो, राइट। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अपने पावर प्लांट्स हैं, अगर किसी का नहीं है सेटअप तो उनके पास बड़े लेवल पे जनरेटर्स हैं, ठीक है। कहीं भी आपके पास फंक्शंस होते हैं तो ऑलरेडी एक जनरेटर उन्होंने बैकअप पे रखा होता है, अगर ग्राउंड्स वगैरह में तो वो वैसे जनरेटर पे सारा सेटअप होता है। सो एनी हो, हम किसी भी नॉट इवन अ सिंगल सेकंड भी हम एनर्जी से एनर्जी की कंजप्शंस को जो है वो सेविंग की सेंस में नहीं है, हम उसको यूज़ करें। बेसिकली हम इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाया तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट ऐसा अब बन चुका है कि हमारी नीड है वो, हम उसको वेस्टेज अगर नहीं कहें तो हम उसको नीड की सेंस में कहेंगे, राइट। सो एनी हाउ, अब ज़रा बात करते हैं सोलर के ऊपर ना, जो कि हम करना चाहते हैं फोटोवोल्टाइक के ऊपर, ठीक है, पीवी जिसको आप कहते हैं, पीवी प्लेट्स या पीवी पैनल्स, राइट। सो आई होप सो कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कुछ आपको
सोलर जो पार्क हैं वो नज़र आ रहे होंगे, जैसे कुछ पैनल्स लगे हुए हैं और कुछ प्लेट्स ही हैं। कोई नाम पढ़ के बता सकता है कि नीचे क्या क्या नाम लिखा हुआ है पिक्चर के अंदर राइट साइड पे? यस सर। कायदे आजम सोलर पावर 100 मेगावाट पाकिस्तान। जी जी। सोलर स्टार 579 मेगावाट ये ठीक है, यूएसए कैलिफोर्निया में, वगैरह में, हाँ ठीक है, कैलिफोर्निया। हाँ ठीक है। सोलर पार्क न्यूरो 166 मेगावाट जर्मनी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मैंने कहा था ना कि अक्सर आप देख रहे होंगे कि ना सोलर पार्क वगैरह की टर्म, इस तरह की टर्म यूज़ हुई, तो फिर टेक्निकल टर्म्स हमने भी सारी यूज़ करनी है। तो ये वो कायद-ए-आज़म जो सोलर है, ये बहावलपुर वाली साइड पे जो पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड है, वो लगा हुआ है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे जो बेसिकली कि अगर लेट से इधर 100 लिखा हुआ है, ये 579 है, ये 166 मेगावाट है। तो अक्सर लोगों को यही होता है कि जी सोलर से जी जो एनर्जी है वो बहुत थोड़े लेवल पे होती होगी, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं और कमर्शियल लेवल पे या कंट्री के लेवल के ऊपर या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इन पे कोई काम नहीं है। ठीक है, सो अगर आप जो है वो सोलर पार्क को स्टडी करें एनर्जी को, तो आपके सामने जो है ना वो बंडल ऑफ सोलर पार्क्स आएंगे, साथ में कैपेसिटी लिखी होगी कि कितने प्रोड्यूस कर रहा है। फिर सोलर से आगे कंसंट्रेटेड पे चीज़ चलेगी, सीपीवी कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टिक के ऊपर, कि लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जाए और सिंपल सोलर सेल ना यूज़ किया जाए, मल्टी जंक्शन सोलर सेल यूज़ किए जाए, जो कि मल्टीपल जो बैंड्स हैं वेवलेंथ के उनको यूटिलाइज़ करते हैं और उनकी एफिशिएंसी इससे कंपैरेटिवली 40-45% होती बेहतर है। यानी कि यहाँ से भी आगे की तरफ जो रिसर्च है वो ऑनगोइंग है और ये काफ़ी देर से इस पे काम हो रहा है कंसंट्रेटेड पे, और इंस्टॉल्ड भी है, ना कि सिर्फ काम हो रहा है, इंस्टॉल्ड भी हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अभी आपको किसी न किसी लेक्चर में उसकी कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन और कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह। सो हम अभी सोच रहे हैं और काम काफ़ी आगे तक जो है वो निकल चुका है। एनी हाउ फोटोवोल्टिक के ऊपर देखते हैं कि अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ये कुछ अच्छा, इस कोर्स में ऐसा है कि माइट भी हम कुछ स्टडी करने से पहले भी हमारे जहन में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं ऐसी ज़हनी तौर पे कि जो कि हम बिफोर द स्लाइड ही गेस करके बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियो है और होना भी चाहिए कि इसको रियल लाइफ से रिलेट किया जाए। सो फिर थोड़े कॉन्सेप्ट्स और बेहतर हो जाते हैं। सो इसके अंदर क्या है कि रेजिडेंशियल के लिए भी यूज़ हो सकती है, और रेजिडेंशियल के लिए आपने देखा है कि रेजिडेंशियल के लिए बहुत कॉमन है। हम घरों के अंदर मोस्टली जो लोग हैं वो सेटअप कर रहे हैं, जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये है कि फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। सो उसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट उतना नहीं है कि जितना कि होना चाहिए, लेकिन स्टिल इसकी तरफ लोग आ रहे हैं, इसको लोग कर रहे हैं जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, इवेंचुअली इसकी जो इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ओके जी, कमर्शियल लेवल पे भी यूज़ हो सकता है, इवन दो कि आपके यूएमटी में भी यूज़ हो रहे हैं। सो अब कमर्शियल लेवल के ऊपर भी इसको अक्सर देखा कि ऑफिस के ऊपर रूफ टॉप्स के ऊपर जो है वो पैनल्स वगैरह लगे होते हैं। और उसके अलावा इन सारी चीज़ों के अलावा जो है वो अच्छा है कि यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही है एज वेल एज पावर प्लांट्स ग्रिड कनेक्टेड ना। तो इसमें क्या होता है कि सोलर पार्क जो है वो इंस्टॉल किया जाता है तो उसकी ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी होती है, राइट। ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी के ये कि नॉर्मल जैसे आपका वापडा का या गवर्नमेंट के जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनका जो मैकेनिज़्म है, उनके साथ आपके घर में जो वापडा की वायर्स आ रही है उनके साथ आपका कनेक्शन कर दिया जाता है, और वो टू वे कनेक्शन होता है, यानी कि आप वापडा से बिजली ले भी सकते हैं और उनको दे भी सकते हैं। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो नेट मीटरिंग के थ्रू होती है, टू वे मीटर है, वो एक साइड पे चलता है, जो रूटीन वाइज जो एक साइड पे चल रहा है वो आपके यूनिट्स नोट डाउन हो रहे हैं। अब जब आपने वापडा को सेल आउट करनी है तो वो रिवर्स साइकिल में चलेगा, वो भी उसके यूनिट उसी तरह नोट डाउन हो रहे हैं। और वापडा ने या कोई भी बाहर के कंट्रीज़ में भी जो एनर्जी प्रोवाइडर हैं उन्होंने एक रेट लिस्ट दी होती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड, उसके अकॉर्डिंगली आप वापडा को सेल कर रहे होते हैं बिजली। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने दिन के अंदर लगाया हुआ है, तो अब एक घर के अंदर अगर सेटअप है, तो अगर बच्चे स्कूल पे चले गए हैं या जॉब्स पे लोग चले गए हैं और वो सारा दिन तो एनर्जी नीड्स उन्होंने खुद से तो इस्तेमाल नहीं करनी, तो अब ये जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो वापडा को सेल आउट हो सकती है। डेफिनेट सी बात है, जब शाम को आएंगे वापस या आफ्टरनून में,
तो अगर तो एनर्जी बैकअप है, लेट्स से इवनिंग के बाद जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी, तो अगर तो उन्होंने बैटरीज के ऊपर स्टोर बैटरीज वाला कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो वो वाली एनर्जी यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ वो वापडा से जैसे रूटीन वाइज सपोज कि आपका सोलर पार्क जो है वो लगा ही नहीं हुआ और आप वापडा से परचेज़ कर रहे हैं, राइट। सो ये एक टू वे कम्युनिकेशन, इसको बड़ा इनकरेज किया जाता है। यहाँ पर भी ये सेटअप है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ अप्रूव्ड जो सोलर पे काम करने वाले लोग हैं, कुछ कंपनीज जो हैं, उनके पास लाइसेंस है, क्योंकि इसके अंदर हार्मोनिक्स का और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि आप इस फ्रीक्वेंसी पे इस सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर आप वहाँ पर जो एनर्जी है या जो पावर है वो उन लाइंस के अंदर जाएँ, क्योंकि बाकी लोगों का सेटअप सारा ख़राब होगा और आप जो उनका एक कंप्लीट सेटअप चल रहा है उसको ख़राब करेंगे। तो एक वो प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू डीसी होती है, डीसी के आगे इन्वर्टर लगा के तो फिर सारा वहाँ पर किया जाता है। तो ये नहीं है कि हर कोई भी उठ के कहे कि जी मैं एक मीटर ले आऊँ या सम कुछ चीज़ ले आऊँ तो जी तारें लगा दी हैं और ठीक है। पाकिस्तानी वैसे ही बिजली चोरी करने में भी काफ़ी आगे हैं। तो ये नहीं है कि हम जैसे जी कोई खुद से कोई सेटअप लगा के बैठे हैं। तो एनी हो, ये चीज़ें बहुत आगे तक चल रही हैं। सर एनओसी लेना पड़ता सर उसके लिए? जी वो मैंने कहा ना कि वो सारा एक पूरा प्रॉपर सेटअप है, जिस जो अप्रूव्ड कंपनी से जब लगाएंगे तो वो खुद से सारा कुछ आपको गाइड करेंगे, उनको प्रोसीजर पता होता है। अगर लेट से मैं एनओसी ले भी लेता हूँ तो मैं सेटअप नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे किसी न किसी एक्सपर्ट को ये सारा वो पूरा प्रॉपर टेस्टिंग है ना। ये जो मैं आपको हार्मोनिक्स वगैरह कह रहा हूँ, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये खैर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, ये आप आगे देखेंगे, उसको स्टडी भी कर लेंगे। तो ये घर बैठे तो कोई बंदा टेस्ट नहीं कर सकता ना। सोलर वालों के पास डिफरेंट टाइप के मीटर्स होंगे, जो जो वापडा ने पैरामीटर्स दिए हैं उनको चेक लिस्ट करेंगे ना कि ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इनको आपने टेक ओवर करना है। वो फिर उसको टैकल करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली सारा सिनेरियो करेंगे, ठीक है। तो वो कभी भी अ, किसी भी ऐसी चीज़ को इजाज़त नहीं देंगे जो कि उनके सिस्टम में ख़राबी पैदा करे। और ख़राबी को चेक करने के लिए डेफिनेट सी बात है, फिर जो अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं वही चेक करेंगे। हम तो फैसला नहीं कर सकते ना कि क्या इश्यूज़ हैं, राइट, यानी कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ना। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का उन्होंने कहा नॉन ग्रिड कनेक्टेड, लेट से गांव में या जैसे केपीकेज के कुछ बहुत ज़्यादा रिमोट या बलूचिस्तान के अंदर एरियाज़ है, वहाँ पे आप सोलर पे कर भी सकते हैं। इवन दो कि आप कहीं सैर वगैरह करने निकले हों तो आपको कुछ क्योंकि ज़्यादा लोगों का रुझान केपी की तरफ है, सो वहाँ पर आपको कहीं बहुत सारी जगहों पे सोलर का सेटअप नज़र भी आएगा, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का सिस्टम नहीं भी जा सकता, क्योंकि पोल्स के थ्रू वायर्स और वो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉम्बिनेशन जहाँ पर मौजूद है लाइट, वहाँ पे तो मौजूद है। सो एनी हो, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है जिसके बने हुए हैं, यानी कि सोलर सेल भी डेफिनेट सी बात है किसी न किसी चीज़ का बना होगा ना, तो ये सिलिकॉन और पॉली सिलिकॉन के जो है वो बने हुए, ठीक है जी। अब इनकी थीम फिल्म ऑन ग्लास और फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट ना, तो ये पाकिस्तान में तो खैर आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई ख़ास काम शुरू हुआ है कि जो कि सोलर सेल्स बना रही कंपनी, ज़्यादातर तो बाहर से इसको बाय किया जाता है चाइना वगैरह वाली साइड से। ओके जी, कॉस्ट के ऊपर देखा जाए तो हाई अपफ्रंट कैपिटल, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रा हाई है, लेकिन इसमें ये है कि कोई डेली बेसिस पे कोई उसके एक्सपेंडिचर्स नहीं है। इन केस ऑफ कैपिटल और सॉरी प्राइमरी फ्यूल के कुछ बाय करना पड़ रहा है, फिर यूटिलाइज हो रहा है, फिर एनर्जी मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें इसकी जो है वो यही रनिंग कॉस्ट में है कि डेली बेसिस पे उसके जो है ना चीज़ें नहीं, इजी टू इंस्टॉल है और वाकई इजी टू इंस्टॉल है। लेट से अगर आप एक पैनल लेके आए हैं सोलर का एक पैनल, जिसको अक्सर आप कह रहे थे कि उसने एक प्लेट लगाई है या दो प्लेटें लगाई हैं रफ सेंस में, तो उसके ऊपर रेड और ब्लैक पॉजिटिव नेगेटिव में वायर होगी, ठीक है। नीचे अगर बैटरी रखी हुई है तो उसके ऊपर बैटरी के ऊपर आप लगा दें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का बाय किया उसके ऊपर भी मेंशन है। और इसी तरह ही अगर कोई डीसी फ़ैन आपने रखा हुआ है, चाहे वो पेडिस्टल फ़ैन है, चाहे जो है वो आपके पास सीलिंग फ़ैन है, सो उसको आप कनेक्शन दे दें, लेकिन वो फ़ैन फिर डेफिनेट सी बात है डीसी होगा। एनी हो, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जो घर पे पहले चीज़ें वही आपने यूटिलाइज़ करनी है, आपको डीसी फ़ैन नहीं लगाना जो एसी वाला लगा हुआ है, एसी वाले उससे मुराद ये है कि जो ट्रेडिशनल फ़ैन हैं, तो आप फिर बैटरी के आगे इन्वर्टर लगा लें। इन्वर्टर से जो वायर है, इन्वर्टर आपको 220 दे रहा होगा एसी, उससे आप आगे जो है वो फ़ैन को भी ऑन कर सकते हैं, अपना टीवी वगैरह लाइट्स वगैरह। तो ये एक छोटे लेवल पे ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ,
कोई इसके लिए किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की इंस्टॉलेशन हो। ये खैर ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर इन आवर रियल लाइफ इफ़ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल, तो अगर हम किसी से बात करें तो हमें थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि ताकि जब आप बिल्कुल एक लेमैन की तरह होते हैं तो फिर लाइफ में चार्जेस भी उसके ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे तो ख़ासकर किस तरह अगर आपको किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, सो उसके चार्जेस फिर बहुत ज़्यादा होंगे कि इनको पता नहीं है, जो भी इनको लॉजिक दे दें ये दे विल एक्सेप्ट इट, राइट। सो और कुछ जगह पे साथ में चार्जर भी लगा होता है जो कि चार्जिंग को कंट्रोल कर रहा है बैटरीज की, और सम हो तो यहाँ पर एक लोअर लेवल के ऊपर एक बहुत एक छोटा इसका सेटअप है और बहुत इजी इंस्टॉलेशन, और ये मैंने बातें बातें में आपको बता दी, और ये वाकई इजी इंस्टॉलेशन है भी। दैट इज़ नॉट जस्ट अ क्लेम कि ये जी 3 इसके एडवांटेजेस हमने बताने हैं, तो कोई तीसरा एडवांटेज नहीं मेरा, तो हम लिख दें इजी टू इंस्टॉल। जैसे क्वेश्चन आता है राइट डाउन द 5 एडवांटेज, तो 4 मिल गया, 5वां फिर बंदा बना लेता है रन टाइम के ऊपर। सो ऐसा नहीं है इसके ऊपर। एनी हो, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, राइट। तो इसमें जो कार्बन एमिशंस वगैरह हैं उसका तो कोई ऐसा सच सेटअप नहीं है कि बर्निंग वगैरह हो रही हो, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, ठीक है, कंबस्टन वगैरह बिल्कुल हम यूज़ नहीं कर रहे। इस तरह का कोई कन्वेंशनल वे नहीं है जैसे हम कोल में, नेचुरल गैस में, ऑयल वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नीचे अगर आप देखें, इफ़ पीवी मॉड्यूल्स ऑफ 20% एवरेज एफिशिएंसी वर इंस्टॉल्ड ऑन 0.05% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, और उसका टोटल डेजर्ट एरिया। तो अब ये जो आपको लिखा हुआ बात कि 0.05% ऑफ द अर्थ सरफेस के ऊपर आप लगा दें, यानी कि 1% भी नहीं है, 1 से भी कम परसेंटेज के ऊपर आप लगा रहे हैं, और 20% एफिशिएंसी जैसे नॉर्मल होती, तो वो आपके पास करंट जो एनर्जी डिमांड है उसको पूरा कर देगी, ठीक है। अब आगे चल के कुछ चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टार्ट में लिखा भी हुआ है कि सनलाइट, जो अवेलेबल सनलाइट है, वो हमारी जो एनर्जी की, वर्ल्ड की जो एनर्जी डिमांड है उससे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। 100 टाइम्स के अंदर क्लेम किया हुआ है कि उससे वो ज़्यादा। डेफिनेट सी बात है, हम बहुत कम पे लगाएंगे, और एफिशिएंसी का सबको पता है कि उसकी 20 के करीब है, बल्कि 16, 17, 18 यहाँ तक आ रही होगी। तो इतने लेस देन 1% पोर्शन के ऊपर आप लगा रहे हैं, फिर भी आपके पास एनर्जी, तो इतनी एबंडेंट मिकदार में जो एनर्जी मौजूद है, और ख़ास करके एशिया जो है दैट इज़ क्वाइट रिच इन अ सेंस ऑफ सोलर एनर्जी ना। आपके पास इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, श्रीलंका वगैरह, जिन जिन कंट्रीज़ को हम करीब में जानते हैं जो एशिया में, वहाँ पर आपके पास सोलर जो है दैट इज़ अ ब्लेसिंग, राइट। सो बाहर एक वन ऑफ माई प्रोफेसर जो है उसने, उसका एक कमेंट था कि पाकिस्तान और इंडिया में लोग क्या करते हैं कि पहले ये सनलाइट से, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी रूफ टॉप को पहले उससे गर्म करते हैं ना, ठीक है। उसने कहा था कि दे आर यूजिंग द सनलाइट टू हीट अप देयर रूम्स, राइट, एंड देन दे यूज द एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू कूल डाउन देयर रूम्स। पहले खुद से जो सनलाइट अवेलेबल है उससे पहले अपना कमरा गर्म किया, ठीक है, कुदरती तौर पर, और फिर उसके बाद जो इनके पास इलेक्ट्रिसिटी पहले मौजूद नहीं है, फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया और बेसिक चलाया, उसको कूल डाउन किया। सो अगर आपके ऊपर रूफ टॉप के ऊपर अगर हम, हमारे पास पैनल्स हों, प्लेट्स हों, तो एक तो वो शेडिंग का इफेक्ट आ गया, ठीक है, छत के ऊपर कि डायरेक्ट उसको सनलाइट भी नहीं पड़ रही, और वही एनर्जी आपने नीचे यूज़ कर ली है, ठीक है। सो ये खैर इन शॉर्ट उनके कमेंट का मतलब था कि ये अगर वहाँ पर थोड़ा सा माइंड मैपिंग ज़रा करें, तो ये अपने जो रूफ टॉप पे अगर इंस्टॉल करें तो उनकी डोमेस्टिक जो नीड्स हैं बड़ा इजीली जो है वो पूरी हो सकती हैं। एनी हाउ, सोलर थर्मल, ये माइट भी कुछ लोगों के लिए एक नई चीज़ हो, क्योंकि इसको आपने विजुलाइज नहीं किया हुआ, ये इसके बारे में ज़रा कम सुना होगा। होता क्या है कि जो सनलाइट है, बजाय के पीवी पैनल्स यूज़ करने के, फोटोवोल्टिक यूज़ करने के, सनलाइट को यूज़ किया जाता है, और सनलाइट से हीट जो प्रोड्यूस होती, राइट, उस हीट से क्या किया जाता है कि वाटर को, ठीक है, जो वाटर है उसको बॉयल किया जाए, और उससे स्टीम, और उस स्टीम को आगे फर्दर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाएगा। या दूसरे सेंस में क्या है कि आपके पास सनलाइट है,
आप वाटर को जो है वो बॉयल करें या वाटर को जो है वो हॉट वाटर के तौर पे यूज़ करें। और बाहर के कंट्रीज़ में ना सेंट्रल हीटिंग होती है, ठीक है? हीटिंग में इस तरह का सेटअप होता है कि पानी उसमें जो गर्म पानी है वो बीच में फिर रहा होता है, ठीक है? और करंट वाइट से कलर के अक्सर आपने इंटरनल हीटिंग्स के तौर पे, यहाँ पे तो चूँकि इस तरह की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे हर घर में लगे होते हैं। तो अब कुछ कंट्रीज़ जिनमें बर्फ़बारी का आपने सिनेरियो देखा होगा, ख़ैर विज़िट तो कम लोगों ने किया होगा, लेकिन ये कि अक्सर आपने सुना होगा कि वहाँ पे बर्फ़बारी इतनी पड़ती है कि कुछ जो मंथ्स हैं वहाँ पे काम नहीं होता, सम हो ऐसे है वैसे। रशिया उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। यूके के अंदर भी इवन दो कि स्नो फॉलिंग का जो है वो सेटअप है सारा। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें खैर थोड़ी रिड्यूस हो रही हैं, लेकिन क्या है कि अब उनको कंट्री के लेवल के ऊपर ये बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको हीटिंग प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे मैं उससे बिजली नहीं पैदा करता, मैं उसको डोमेस्टिक हीटिंग के लिए ये सेटअप यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे अपने ऊपर है, राइट? और जब भी आप एनर्जी से रिलेटेड कोई कोर्स पढ़ रहे हो, तो हम बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे ज़हन में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो लाज़मी नहीं है कि हमारी एनर्जी नीड सिर्फ़ इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या सिनेरियो। कुकिंग में हम गैस का यूज़ करें, वो डेफिनेट सी बात है कि एनर्जी है। सर्दियों में हम गीज़र के लिए यूज़ करें एनर्जी के लिए, अपनी हीटिंग के लिए हमने हीटर को ऑन किया होता है, फिर वही हम व्हीकल्स वगैरह में यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है? तो लाज़मी नहीं है कि हमारे पास अ, जो एनर्जी नीड है उससे मुराद हमारा इलेक्ट्रिसिटी ही हो। सो एनी हो, वाटर एंड अब इसमें होता क्या मतलब होगा क्या, किस तरह का सेटअप है कि आप क्या करते हैं कि आप सनलाइट जो है उसको किसी एक पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है? ये जैसे आपको एक पैराबोलिक जो मिरर टाइप चीज़ नज़र आ रही, क्या होगा कि सनलाइट आपके पास एक ऐसा मटेरियल यूज़ करें, मिरर्स वगैरह यूज़ करें कि सनलाइट कहीं भी पड़ रही है आप उसको एक पॉइंट पे फोकस करें। छोटे होते अक्सर आपने देखा होगा, आप एक मिरर मतलब जो आम शीशा होता है मिरर, उसको आप लेते थे और आप अक्सर बुक के या नोटबुक के किसी पेज के ऊपर लाइट को करते थे और उससे वो अक्सर पेज जल जाता था वहाँ से। इट फील्स लाइक जैसे कि वो जी आग लग गई है ना। सनलाइट की तरफ उस मिरर को किया और एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर पेज के ऊपर उसको किए रखा, या आप हाथ के ऊपर भी करें तो आपको फील हो रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हीट एक पॉइंट पे फोकस हो रही, ठीक है? सो जब आपने उसको कंसंट्रेट किया किसी एक पॉइंट के ऊपर, अब उस पॉइंट के ऊपर हीट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर आप कोई ऐसा टैंक लगा लेंगे जिसके अंदर वाटर होगा, वो बॉयल होगा और उसको आगे स्टीम के तौर पे ये उस तरह यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, जब मैंने ये बात लेट से की होगी तो ऐसे लगा होगा कि ये जी मुमकिन ही नहीं है, या मुमकिन तो खैर है, या वैसे ही लग रहा होगा कि इसका जी इतनी ज़्यादा इंस्टॉलेशन नहीं होगी या किसने इंस्टॉल किया होगा या कौन करता होगा। तो यहाँ पर साथ साथ में राइट साइड पे ये सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है? कि यूएसए के अंदर ये भी लगा हुआ, ठीक है? ये टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर 40 से 60 किलो वाट का, या 25 किलो वाट का यूएसए के अंदर, ये 29 मेगावाट का कैलिफोर्निया के अंदर, ठीक है? तो ये पूरे पूरे, खैर इन्होंने एरिया बहुत ज़्यादा लेना होता है, डेफिनेट सी बात है, सोलर की एफिशिएंसी उतनी नहीं है और उसके लिए काफ़ी एक रीज़नेबल एरिया चाहिए होता है, और चूँकि लोगों के पास उतनी स्पेस भी अवेलेबल नहीं होती, फिर रूफ टॉप्स ही होती हैं मोस्टली, और वो चूँकि जगह बहुत कम होती है तो उसको यूज़ करते हैं और जितना हो सकता है फिर उससे एनर्जी नीड अपनी जो है वो पूरी कर लेते हैं। तो जहाँ पर फिर लगे हुए हैं या बने हुए हैं वो एक पूरा एक पार्क का ही टच आपके पास आता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टावर एंड पैराबोलिक टेक्नोलॉजी ना, तो इनकी 3-4 टाइप्स हैं, इनके टाइप्स इनके बेसिकली नेम जो इनके हैं वो इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं। लेट से आप एक टावर या बहुत ऊंचा सा टावर बना के, तो उसके ऊपर जो मिरर्स वगैरह लगा के एक पॉइंट के ऊपर सनलाइट को जो फोकस करवा लिया, ये पैराबोलिक लाइट से टेक्नोलॉजी लिखी है। उसमें क्या है कि एक पैराबोलिक डिश टाइप होगा, ये आपको नज़र भी थोड़ा सा आ रहा होगा। अक्सर आपने देखा है घरों में भी जो डिश एंटीना आप यूज़ कर रहे थे उसके मिडल के ऊपर एक रॉड सा लगा होता है एंटीना नुमाना। तो डिश के अंदर या पैराबोलिक के अंदर क्या होगा कि पूरे वो पैराबोलिक स्पेस के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी लाइट पड़ रही है उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर दिया जाएगा, और उस पॉइंट के ऊपर आपने अपना कोई टैंक लगाया होगा और उसके अंदर वाटर होगा और फर्दर वो बॉयल और देन स्टीम और फिर सारा उसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो सोलर थर्मल की टर्म यूज़ की जाती है। जो प्रीवियस आपको बता रहा था उसके लिए फोटोवोल्टिक है जो अमूमन यूज़ हो रहा है या जो अक्सर यूज़ होता है, या यहाँ पे जिस पे काम है वो ये सिंपल आपके पास पीवी फोटोवोल्टिक के ऊपर काम है, सोलर सेल बना होता है, फिर उसे
जो जिसको आप प्लेट कहते हैं उसको पैनल कह लेते हैं, और फिर मल्टीपल जब पैनल्स ऐड होते हैं तो उसको एरेज कह लेते हैं। तो ये कम्बिनेशन है हमारे यहाँ पर। तो बाकी सोलर थर्मल के ऊपर भी काम हो रहा है, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको इंस्टॉल्ड है सारी चीज़ें। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि ये वहाँ पर होगा जहाँ पर एक रीज़नेबल सनलाइट का जो टेम्परेचर है, या सनलाइट एक रीज़नेबल अमाउंट में जो है वो मौजूद हो। दूसरा जो पीवी है उसका ये है कि अगर लेट से क्लाउडी इन्वायरमेंट भी है तो वो आपको एनर्जी जो है वो देने लग जाता है। जिनके घर में लगे, अगर वो देखें अभी सूरज नहीं भी निकला होता, तो जो दिन की रोशनी होती है, ठीक है, उसके अंदर डे लाइट के अंदर, उसके अंदर भी वो काम करना स्टार्ट कर देता है। नो डाउट कि उसकी एफिशिएंसी, उसकी वर्किंग, उसके पैरामीटर्स वो नहीं हैं, लेकिन इट विल स्टार्ट वर्किंग ना। और जैसे ही थोड़ी बहुत रोशनी होती है फिर भी वो काम कर रहा है। और इसी तरह असर के बाद अमूमन जब मगरब के टाइम या इवनिंग्स के अंदर जो थोड़ी बहुत रोशनी है उस पर वो काम कर रहा है। नो डाउट के वर्किंग कम है, लेकिन यहाँ पर जो सोलर थर्मल है इसमें फिर इस तरह नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिम लाइट्स के ऊपर और क्लाउडी इन्वायरमेंट्स के ऊपर फिर उसकी एफिशिएंसी और उसकी वर्किंग पे ठीक ठाक किस्म का जो है वो इफ़ेक्ट होता है, राइट। सो ये इसमें एक जो है वो एज कम्पेयर टू द सिंपल पीवी, ये इसमें एक है इशू ना। अच्छा, ये वो बात थी जो कि कंसनट्रेटेड की हम बात कर रहे थे ना, ये अब जेन में भी हर किसी के आता है कि कंसनट्रेटेड, ये जो भी मैं बात कर रहा था कि एक पॉइंट पे कंसनट्रेट हम इसको कर लेंगे, ठीक है। सो इसमें सबके ज़हन में एक वो चीज़ सी बन जाती है कि अच्छा जी कैसे होता होगा ये। खैर मैंने कुछ थोड़ा बहुत आपको मिरर की या चाइल्डहुड की कुछ एग्जांपल्स दी, वो पेज वाली या बुक वाली। तो इसमें होता क्या है कि ये देखेंगे आपके पास सनलाइट आ रही, ठीक है। ये आपने फ्रेजनल लेंस लगा हुआ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, डिफरेंट आपके पास लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, कोई भी चीज़ आप लगाएं जो कि ये आपकी नीड को पूरी कर रहा हो। कोई भी चीज़ लगाने से हमारा ये नहीं है कि भी कोई भी चीज़ उठाएं विदाउट एनी लिटरेचर रिव्यू और लगा दें और कहें जी काम करेगी हमारी। अब हुआ क्या कि इसके ऊपर लाइट पड़ी, फिर देन लाइट कंसंट्रेट हो रही है, ये देखो लाइट एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो रही है, कंसंट्रेटेड सनलाइट। और ये आपने क्या किया हुआ, आपने सोलर सेल यूज़ किया हुआ, राइट। और ये हीट डेसिपेशन के लिए साथ में जैसे हीट सिंक के तौर पे, या कुछ लोग लैपटॉप्स के साथ लगा लेते हैं, ठीक है, हीट सिंक, हीट डेसिपेशन के तौर पे। अब ये अगर देखा जाए, ये आप देखें पूरा एक सोलर सेल है, एक छोटा सा सेल। अगर जिनके घर में पैनल लगा हुआ ना, तो ऊपर अगर उस पैनल के ऊपर गौर से देखें ना, तो आपको छोटे छोटे सेल्स आपस में जुड़े हुए नज़र आएंगे, राइट। सो ये स्मॉल स्मॉल लेवल पे सेल्स, आगे जाके हम स्टडी भी करेंगे कि एक सेल लेट से कितने वोल्ट देता है, राइट। 0.7 के करीब आपके पास वैल्यूज आ रही हैं कि एक सेल आपके पास लेट से कितना वोल्ट देता है, और आप इसके अंदर कितने सेल्स लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे, पैरेलल में लगे होंगे, क्या कॉम्बिनेशन है। लेट से मुझे घर में इतने वाट चाहिए तो मैं क्या करूं, इतने वोल्टेज चाहिए तो क्या करूं, इतने एम्पेयर्स चाहिए तो क्या करूं। हम उसको डिटेल में बात करेंगे। जैसे एक शॉर्ट वे में मैंने आपको कमेंट किया था कि हम यूं इंस्टॉलेशन कर सकते हैं ना। सो यहाँ पर क्या उसको कहते हैं, इंस्टॉलेशन जैसे जैसे इजी है, वहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्स भी आपको बताऊंगा कि इनके कम्बिनेशन कैसे हैं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा प्लेट्स वगैरह लगानी हो, किस तरह उनको कनेक्ट करना है, क्या करना, बहुत सिंपल सी चीज़ें, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। अच्छा, इस पर आप देख रहे हैं कि हॉट स्पॉट्स वगैरह ये एक पॉइंट बनाओ तो इसमें, और ये देखें साइड्स पे कुछ एरिया जो है ये यहाँ पे खाली है, दरमियान में उसकी लाइट पड़ रही है, एक ही पॉइंट पे उसका फोकस है। यहाँ पर अगर एक सर्टन हद से ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, तो वो लॉसेस के सेंस में भी चला जाता है। और ये आप एक एक्सपेंसिव, साफ ज़ाहिर है, ये जो कंसनट्रेटेड फोटोवोल्टिक की टेक्नोलॉजी के अंदर जो मल्टी जंक्शन सेल्स यूज़ होते हैं, ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन ये साथ वाला एरिया ज़ाया हो रहा है। अब रिसर्च इस सेंस में चल रही है कि फुली पूरे एरिया को इसका यूज़ किया जाए, ठीक है, सिर्फ मिडल वाला नहीं, क्योंकि हमने इसके लिए भी पे किया हुआ, राइट। और जब ये लाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो फिर लॉसेस उतने ज़्यादा नहीं होंगे। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये नहीं है कि बहुत शिद्दत से सूरज निकला हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो रही होगी। अगर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा होता है, यानी कि लेट से 25 टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो डिग्रेडेशन उल्टी शुरू हो जाती है। वो आगे पूरी कैलकुलेशन हम देखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर चला जाता है तो क्या डिग्रेडेशन होगी, 2 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो क्या डिग्रेडेशन होगी। अगर किसी के घर में पैनल लगा भी हो तो उसके बैक साइड पे जाके देखिए प्लेट लगी होगी, वहाँ पे 25 डिग्री सी का मेंशन होगा, यानी कि ये जो वैल्यूज़ ली हुई हैं ये 25 डिग्री सी के अकॉर्डिंगली है,
फिर डेफिनेट सी बात है जब उससे ऊपर जाएगा थोड़ी बहुत फ्रैक्शनल अमाउंट में डिग्रेडेशन होती है, उसको हम स्टडी भी करेंगे सारी चीज़ों की, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। सो अब डेफिनेट सी बात है इसकी एफिशिएंसी हाई है। कहाँ पर एक सिंपल सनलाइट थी और कहाँ पर आपने उसको कंसंट्रेट किया और आपने उसको एक पॉइंट पे यूटिलाइज किया। कंसंट्रेशन पहले जो था वो कोई ना कोई एक वेवलेंथ, कोई एक बैंड आप यूज़ कर रहे थे, अब आप डेफिनेट सी बात है मल्टी मल्टी जंक्शन का मतलब ही ये है कि इसमें के अंदर एक से ज़्यादा जंक्शंस बने होंगे। ठीक है, पहले क्या होता था सिंपल में, क्या होता है कि एक वेवलेंथ का बैंड यूज़ होता है, दूसरा ज़ाया हो जाता है, बल्कि दूसरा क्या बाकी सारे ज़ाया। तो इसमें एक से ज़्यादा बैंड जब यूज़ होते हैं एनर्जी के, तो वो फिर डेफिनेट सी बात है एनर्जी की प्रोडक्शन उसके रिस्पेक्ट से ज़्यादा, तो इसीलिए बेसिकली टेक्निकली एफिशिएंसी ज़्यादा होती। इस पे अगेन कभी ना कभी आगे कमेंट होगा, जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे ग्राफ्स आएंगे, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बताऊंगा कि कैसे कंसंट्रेटेड के अंदर रीजनेबल होते हैं। तो ये तो आम अमूमन ये तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे मतलब जैसे कंट्रीज़ के अंदर सीपीवी के ऊपर जो है वो भी। सो हाई कैपिटल कॉस्ट है बट रिलेटिवली लो रनिंग कॉस्ट। अब इसमें कैपिटल कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आप बीच में मिरर्स और लेंसेज यूज़ करें, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अब इसमें प्री साइज ऑप्टिक्स का लिखा हूँ साफ ज़रा है, जब आप लेंस वगैरह यूज़ करें, ये ऑप्टिक्स की फील्ड है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आपने जाके चीज़ को फोकस करना। नीचे आपने मल्टी जंक्शन सेल लगाया हुआ, लेकिन अगर आपका फोकस ही आउट है, फोकस ही आपका सेल के ऊपर नहीं है, कहीं और लाइट फोकस पे पड़ रही है, तो वो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये वही मल्टी जंक्शन सोलर सेल है। सिंपल वाला जो होता है, जो सिंपल सोलर सेल है, उसमें कोई मल्टी जंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो सिंगल जंक्शन ही होता है, इसलिए उसके साथ ये टर्म ही यूज़ नहीं की जाती कि दैट इज़ अ सिंगल जंक्शन सोलर सेल, वो बस सिंपल एक सोलर सेल है, राइट। और ये आप देख रहे होंगे एक पिक्चर के अंदर, ये पैराबोलिक जो ट्रफ है, तो होता क्या है कि ये एक पैराबोलिक ट्रफ टाइप बनी हुई है। अब इसके अंदर दरमियान में एक रॉड लगा दिया जाता है जिसमें वाटर होता है, तो ये लाइट जो है वो एक रॉड के ऊपर ही कंसंट्रेट फोकस उसके ऊपर पड़ रहा होगा। यहाँ पर लाइट पड़े, यहाँ पर पड़े, किसी भी हिस्से के ऊपर पड़े, तो उसका फोकस वो रॉड की तरफ है, राइट। तो रॉड के अंदर वाटर है और वाटर डेफिनेट से बात है वहाँ पर हीट अप होगा और उसके आगे स्टीम या जो भी कम्बिनेशन यूज़ करना है। सो ये एक वे है कि किस तरह से, और ये इसका नाम अगर पैराबोलिक ट्रफ यहाँ पर लिखा हुआ तो ये इसकी शेप की बेस के ऊपर। अभी आपने देखा पैराबोलिक अगर आपके पास टावर लिखा हो तो वो भी उसकी शेप के ऊपर है। ठीक है, एंड पर हम थोड़ा इसको जब स्टडी करेंगे वहाँ पे एक दो टेक्नोलॉजीज़ को और भी देखेंगे। अच्छा, ये एक थोड़ा सा एक क्विक वे में है कि कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टिक ना बेसिकली काम क्या करता है। आइडियली परफॉर्मेंस उनकी 100% है। रिफ्लेक्शन लॉसेस, अब लाजमी नहीं कि सारी की सारी लाइट आके उस पर पड़े और लाइट एब्जॉर्ब होके और लाइट को आप यूटिलाइज कर रहे हो, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, वो लॉसेस हैं। इम्परफेक्ट ऑप्टिक्स, आपका फोकस पॉइंट ठीक नहीं है, कहीं और फोकस कर रहे हैं, या हो सकता है कि जो आपने मिरर लगाया उसके अंदर कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाए। होना तो ये चाहिए कि उसके ऊपर सारी की सारी सनलाइट पड़े और आगे वो सोलर सेल की तरफ उसको प्रॉपरली फोकस्ड कर दे। हो सकता है लॉसेस अगेन है। नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, जो सोलर सेल है बजाय कि उसके मिडल में जो जैसे आपको हॉट स्पॉट दिखाया था, होना ये चाहिए कि सेल के ऊपर प्रॉपरली यूनिफॉर्म आपके पास सनलाइट हो, वो नहीं है, गेन लॉसेस होंगे। सेल का जो टेम्परेचर है, डेफिनेट सी बात है जो रेटेड उसका टेम्परेचर 25 है, इससे अगर ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि अगेन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन में आ रहा होगा कि पाकिस्तान में तो 25 से ही ऊपर रहता है, तो ये फिर गर्मियों में 35 40 42 इसके करीब टेम्परेचर होता है, तो ये तो सर फिर बड़े लॉसेस होते होंगे या इस तरह से। तो अभी आप ऐसे सपोज करें जैसे मैंने आपको ये कमेंट बताया ही नहीं है, लेकिन ये जब आगे नेक्स्ट स्टडी में आएगा थ्रू प्रॉपर कैलकुलेशंस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जस्ट फ्रैक्शनल अमाउंट में जो है वो फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन डिग्रेडेशन हो रही होती है। तो जो प्लेट्स या जो टेस्टिंग होती है वो जिस टेम्परेचर पे की गई होती है 25 के ऊपर, वो पीछे प्लेट के ऊपर मेंशन होता है कि ये जो हमने क्लेम किया हुआ पावर को या इतने वोल्टेजेस या इतना एम्पेयर्स या इतने वाट, वो इस टेम्परेचर के ऊपर क्लेम्ड है। और डेफिनेट सी बात है टेम्परेचर वेरी करता है, वो फिक्स नहीं रहता, तो बहुत रीज़नेबल अमाउंट में लॉसेस होते हैं, लेकिन खैर होते हैं। सो सेल टेम्परेचर की वजह से स्पेक्ट्रल रिस्पांस, अब ये सनलाइट का सोलर सेल का एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम होता है, जैसे अभी मैं पीछे डिस्कस कर रहा था कि अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, ये एक स्पेक्ट्रम है और उसकी एक सर्टन वेवलेंथ है। लेट से इतने लैम्डा से लेके इतने लैम्डा ये गैप है, इतने लैम्डा से लेके ये वेवलेंथ का गैप है। तो वो जब आपके पास, अगर आप प्रॉपर फुली पूरे सोलर स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, तो एफिशिएंसी डेफिनेट से बात है 100% होगी।
लेकिन मल्टी जंक्शन के अंदर भी मल्टी का वर्ड है, मोर देन वन, लेकिन इसमें भी अगर आगे फर्दर जाए तो उसमें होता है 3 जंक्शन है, 5 जंक्शन है, कितने जंक्शन वाला। 3 जंक्शन का मतलब ये है कि वो 3 टाइप्स के जो है वो वेवलेंथ्स के जो स्पेक्ट्रम है उनको यूज़ कर रहा होगा। 5 का मतलब है 5 टाइप्स के। तो लेकिन ये जैसे मैंने टाइप का टॉपिक छेड़ा, आपको यहाँ से फील हो रहा होगा कि ये मल्टीपल स्पेक्ट्रम्स हैं, और ये तो डिपेंड करता है कि सेल के ऊपर कि हमने कितने जंक्शन वाला लगाया हुआ है। तो अगर 3 वाला है और 5 की 2 की मैंने बातें कर दी हैं, तो अगर 3 वाला हम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि 5 वाले के अंदर 5 होंगे। तो इनको ही अगर कंपेयर कर लिया जाए तो 2 स्पेक्ट्रम को तो हम वैसे ही छोड़ चुके हैं। सो खैर फुली हम यूज़ नहीं करेंगे, उसका भी इशू होगा, ठीक है। सेल्स हैं उनको आपने लेट से जोड़ा किस तरह हुआ को बीच में सेल ब्रेक कर जाता है, कुछ और कम्बिनेशन इस तरह की चीज़ें हैं, वो ख़राबी हो सकती है उसके अंदर। वायरिंग जो आपने की हुई है, ठीक है, एक पैनल के मल्टीपल अगर पैनल्स हैं ना, यहाँ पर थाउजेंड्स के अंदर, हंड्रेड्स के अंदर सोलर पैनल्स होंगे जो कि आपस में जुड़े होंगे, उनकी वायरिंग की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, ठीक है, और फिर ये इन्वर्टर की तरफ भी जा रही है। ऐसा कम्बिनेशन भी होता है कि सारे के सारे सोलर जो पैनल्स हैं उनको ज्वाइन मतलब मिला लिया जाए, और मिलाकर जो है वो एक इन्वर्टर को दे दिया जाए, ठीक है, एक ही बड़े लेवल का इन्वर्टर लगा लिया जाए। या कुछ जगह पे ये होता है कि हर पैनल के साथ एक, कुछ पैनल्स के साथ एक छोटा इन्वर्टर लगा हुआ, फिर कुछ पैनल्स के साथ एक छोटा इन्वर्टर लगा हुआ, और ये जो एसी वाली आ रही है पावर उसको यूज़ कर लिया जाए। तो इट डिपेंड्स के आपके पास क्या सिनेरियो है, राइट। ट्रैकिंग लॉसेस सनलाइट है, फुली माइट भी हो सकता है कि आप फुली जो है वो ट्रैक ना कर पा रहे हो सनलाइट को, ठीक है। इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट होता है ना कि सोलर ट्रैकिंग के ऊपर। जैसे सूरजमुखी का फूल है ना, वो मिथ ये मशहूर है कि वो जी सूरज जिस जिस तरफ जा रहा है उस तरफ फूल का जो है वो रुख हो जाता है, राइट। सो मैंने भी इसी तरह सुना हुआ पढ़ा हुआ, लेकिन कभी खैर मैंने सूरजमुखी के फूल से पूछा नहीं है कि क्या वाकई ऐसे। सो सोलर ट्रैकिंग के अंदर भी आपके पास क्या हो रहा था कि अक्सर ड्यूल एक्सिस, सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग के जैसे जैसे ऊपर एलडीआर सेंसर लगे हुए, ठीक है, एक पूरा फुल फ्लैज प्रोजेक्ट के तौर पे भी इसको किया जाता है। अभी रिसेंटली मेरे एक ग्रुप को करवाया, तो एलडीआर सेंसर्स हैं उनके थ्रू आप चेक कर रहे हैं कि लाइट किधर पड़ रही है किधर नहीं पड़ रही। तो सोलर मोटर्स लगी हुई है, वो पैनल का रुख जो उस तरफ किए रखती हैं। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं की हुई अब घर के ऊपर, तो जितने भी आपने अपने दोस्त अहबाब की तरफ देखा होगा उनकी सोलर ट्रैकिंग होपफुली नहीं होगी, ठीक है। सिंपल प्लेट्स हैं, वो एक ही रुख पे पड़ी हुई हैं, और उनको पता है कि ओके जी पाकिस्तान में इस रुख पे थोड़ा सा सूरज का ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह की, उसका जो ऑर्बिट पे वो जा रहा है, तो आप उस से उसका देख लेंगे। ये मशरक मगरब का कम्बिनेशन करके आपने चीज़ें सेट डाउन की हुई। अब डेफिनेट सी बात है इसमें फिर फुली वो 100% उसको आप ट्रैक नहीं करें, इसके भी लॉसेस होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जाके आपको इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट मिलेगी और वो सारा कम्बिनेशन होगा। ठीक है जी, ये कुछ डे लाइट पे है कम्बिनेशन, लेकिन इसको कोई डिस्कस करने का इतना फ़ायदा नहीं है। ओके जी, विंड एनर्जी के ऊपर है। अब विंड एनर्जी के ऊपर भी यहाँ पर आपने देखा होगा कि विंड एनर्जी के ऊपर जो कम्बिनेशन है, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत कम है कि आपको विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल हुई हुई या विंड टर्बाइन लगी हुई नज़र आए, ठीक है। ये कराची से रिलेटेड और साहिल समंदर पे और इस तरह की चीज़ें सुन रहे थे। अगेन डेफिनेट से बात है, विज़िट नहीं किया कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, लेकिन बाहर यूके में ज़रूर ये देखने का मौका मिला कि जब हम ट्रैवल करते थे किसी एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ, तो रोड से थोड़ा सा दूर जो है वो विंड टर्बाइन्स काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल थी, क्योंकि वहाँ पर हवा अक्सर ही जो है वो चलती रहती है और एक फिजिबल विंड की स्पीड है उसके ऊपर। अच्छा, अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके ऊपर हम एक फुल फ्लैज बड़ी डिटेल के अंदर एक टॉपिक इंशाल्लाह टॉपिक सॉरी कर रहा हूँ, पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, बिल्कुल डीपली डिटेल के अंदर। सो ये ब्लेड्स वगैरह आपके पास लगे हुए हैं, ये जो आपको एक ऊपर हेड नज़र आ रहा है, ठीक है, बॉक्स सा, तो ये ब्लेड्स हैं, ब्लेड की शाफ्ट है, शाफ्ट ने अंदर टरबाइन को घुमाया, टरबाइन के आगे छोटा सा जनरेटर लगा होता है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी, और ये फिर पोल्स के थ्रू आपके पास वायर्स के थ्रू नीचे ग्राउंड लेवल पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के अंदर मौजूद होगी। फिर आपने डेफिनेट सी बात आगे इसको कैसे कनेक्ट किया हुआ, कैसे ट्रांसमिट किया हुआ, वो एक सारा एक डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये यूएसए के अंदर 600 मेगावाट, ठीक है,
और विंड फार्म प्रोजेक्ट ये देखिए 6800 मेगावाट। ठीक है, पिक्चर्स को, ये चीज़ों को देख के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रॉन्ग क्लेम्स है, फॉल्स क्लेम्स है, मेरे लिए एक बड़ा एक हिरकुन चीज़ है। ठीक है, अब देखें वर्ड किस तरफ है और हमें देख लें कि हम किस तरफ हैं। हम इसी पे बहस कर रहे हैं कि मेरी छत पे जगह थोड़ी है, हम इसी पे बहस कर रहे हैं कि जी 3 लाख लगता है, हमारी इधर ही कम्बिनेशन है कि जी 1 लाख लगता है। डेफिनेट सी बात है, सारी जो फैमिलीज़ हैं उनकी मतलब कैपेसिटी या उनकी रेंज या सारे एक जैसे भी नहीं है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल से रिन्यूएबल इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। तो ये आपको डेफिनेट सी बात है, पे बैक ईयर का ही होप्स हो कि मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको पे बैक ईयर पे कमेंट किया था कि कितने सालों बाद वो आपको पे बैक कर देते हैं। तो जितना बिल आता है वैसे मोस्टली अक्सर, तो वो कुछ 2-3 साल में आपको उसने पे बैक कर ही देना। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर डेफिनेट सी बात है, विंड को यूज़ किया है, पोल्यूशन उसकी है ही नहीं। ठीक है, ये है कि शोर एनर्जी, इसका जो शोर है वो, लेकिन खैर इसके करीब से गुजरे हुए हैं हम, लेकिन अब वो फुली एयर कंडीशनिंग बस होती थी, उसकी कोई उस तरह खिड़कियां वगैरह या शीशे खुले तो नहीं होते थे कि मैं एग्जैक्ट आपको ये वसूख से कह सकूं कि नहीं शोर नहीं आता था। बस पास से गुजर जाती थी, वो सारा फुली एयर टाइट वाला सिस्टम था। तो खैर नॉइज़ इसका होता है, लेकिन मैं उसको ऑब्ज़र्व नहीं किया कि मैं इस पर कमेंट कर सकूं। और आपके पास अब इंटरफेरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की सेंस में, अगर लेट से आपके पास कोई और इलेक्ट्रिसिटी का कम्बिनेशन है, उसके साथ जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होगी इस तरह ओपनली, तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ से करंट ने फ्लो करना है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है। वो कुछ करीब और लगा हुआ सेटअप उसको थोड़ा वो डिस्टर्ब भी कर सकता है। ठीक है, बाकी ये है कि जो परिंदे वगैरह हैं, ठीक है, वो इसके साथ टकरा सकते हैं। ठीक है, और उनकी लाइफ इससे मुतासर जो है वो हो सकती है। और डेफिनेट सी बात है, जब उड़ रहे होंगे टकराते भी होंगे ये इस सेंस में, लेकिन इसका ये है कि ये आबादी के करीब नहीं लगी होती। अगर कहीं ब्रेकेज होता है, पोल वगैरह इसका अगर गिरता है या टूटता है सम हो, इस तरह की चीज़ अगर खुदा ना खास्ता, तो वो बड़ा डेंजरस हो सकता है। और ये कुदरती तौर पे भी अगर मैं इसको डोमेस्टिक एरियाज़ या जो आबादी वाले इलाके उनके करीब लगा रहा हूँ तो इसकी लुक भी कोई उस तरह की बेहतर नहीं आती। सो डेफिनेट सी बात है, ये सोलर पार्क से भी ज़रा दूर कम्बिनेशन में निकल जाते हैं कि जहाँ पर आपके पास फिजिबल स्पीड भी हो और इस तरह का कम्बिनेशन भी हो। ये भी एक दो लड़कों ने पिछले दिनों इस पे एक प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, प्रीवियस जो बैच था ये वाला नहीं, मेरे ख्याल से उससे पिछले वाला बैच, उन्होंने एक स्मॉल लेवल के ऊपर विंड टर्बाइन को जो है वो यूज़ किया। ओके जी, साथ में बायोमास है। अभी बायोमास के ऊपर बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता यूज़ हो रही हैं, लेकिन कोई ख़ास इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा कोई लोगों को इसका क्रेज़ नहीं है। लेकिन बैक एंड पे ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रही हैं। लाहौर के अंदर भी वेस्ट की एक दो कंपनीज़ हैं जो मेरे ख्याल से टर्की के कॉपरेशन से वेस्ट को कलेक्ट वगैरह करती हैं और उससे ज़रा बर्निंग। मेरा एमएस का थीसिस खैर इस पे था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू सॉलिड म्यूनसिपल वेस्ट। और इसमें अब दो कॉम्बिनेशन हैं। एक तो ये है कि जो कंबस्टन, जो बर्निंग आप कर जो चीज़ें जलने के काबिल हैं, कंबस्टनेबल जो चीज़ें हैं, उनको साइड पे किया जाए, उनको बर्न किया जाए और बर्न करके हीट से आगे फिर स्टीम से आगे टरबाइन और जनरेटर और वो कॉम्बिनेशन सारा। ठीक है, जैसे क्योंकि जब चीज़ जल गई तो वो कोल, ऑयल, गैस, वही कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज़ अब इसमें डेफिनेट सी बात है, एनवायरनमेंट की पोल्यूशन और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, जैसे बाकियों की वैसे इसकी होंगी। लेकिन अब दूसरी सेंस में अगर हम यही जाते, हम जो वेस्ट है उसको डंप कर देते हैं, ठीक है, और वो जो गलने सड़ने का प्रोसेस है, जो लेट से जो गैसिफिकेशन है या जो डाइजेशन है, ठीक है, वो अगर हम सेटअप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें अगर हम ये वाला सिनेरियो यूज़ करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो सीवरेज वाला सिस्टम है उसके ऊपर भी अगर आप देखें ना तो गैस से निकल रही होती है। ठीक है, ठीक है, उसमें गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, राइट। और इसमें क्या है कि जब डंप करेंगे उसमें मीथेन होती है, मीथेन कंबस्टिनेबल है, ठीक है, CH4 है,
ठीक है, वो आपके पास गैस होगी, उस गैस को जब बर्न करेंगे तो अब ये जो है ना वो उसकी पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी ना, इस सेंस में। बाकी जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उसकी पोल्यूशन उस सेंस में आपके पास नहीं है जो, और इसके डिफरेंट वेज हैं। ये गैसिफिकेशन का जो कह रहा हूँ, अक्सर गांव में भी आपने देखा ना, गोबर को उन्होंने डंप करके ना तो बायोगैस प्रोड्यूस की होगी, जिसको अक्सर बायोगैस के नाम से जानते हैं ना, तो वो उसका एक पाइप से गैस निकली होगी, ठीक है, उसको या तो डोमेस्टिकली, मोस्टली डोमेस्टिकली किचन वगैरह और इस तरह के सेटअप, या उन्होंने लैंप वगैरह के तौर पे, रोशनी के तौर पे, वो चूँकि बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड चीज़ें नहीं होती, तो इसीलिए अब गोबर में भी क्या है कि उसको जो वेस्टेज है गोबर का, गोबर जो है वो डेफिनेट सी बात है उनके लिए वेस्ट है, लेकिन किसानों के लिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। अच्छा, आप जो भी कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, ये लिटरेचर रिव्यू का एक एक जो पूरा एक चैप्टर है, ये आप अपने थीसिस में भी लिखेंगे। ये स्टूडेंट को, कभी मैं भी स्टूडेंट था, मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं थी। लिटरेचर रिव्यू का बिल्कुल फुकदान है, और लिटरेचर रिव्यू नहीं है तो समझे प्रोजेक्ट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी जिस चीज़ पे आप काम करें ना, उसका मार्केट में क्या चीज़ है, उसकी उससे रिलेटेड चीज़ें क्या है ना। तो अब जो फार्मर्स वगैरह हैं वो तो गोबर जो है उसको फर्टिलाइज़र के तौर पे, खाद के तौर पे यूज़ करते हैं। उसको अगर आप कहेंगे तो कहेंगे नहीं, आप इसका कोऑर्डिनेट बताएं, ये तो हमने यूज़ नहीं करना, खाद बहुत महंगी है, हम तो अपनी फसलों को इसको यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे। तो आप इंजीनियर नए आ गए, आप चीज़ें उठाए और निकल जाए यहाँ से। सो उसका होता क्या है कि आप जब गोबर को डंप करेंगे, बायोगैस अगर उससे प्रोड्यूस करें, तो वो गोबर उसी तरह ही मौजूद है, वो एक छोटे से पाइप के थ्रू स्लोली स्लोली एक वो, लेकिन ये कि उसमें कुछ वाटर और मिक्सचर, ठीक है, वो एक पतली सी फॉर्म है आपके पास, वो एक पाइप के थ्रू वो भी निकल रहा है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। इसको इसको भी खाद के तौर पे, फर्टिलाइज़र के तौर पे अभी भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे कन्वे करने वाली बात ये है कि आपका जो काऊ डंग है वो वेस्ट नहीं हुआ, वो ज़ाया नहीं हुआ, आप उसको फर्टिलाइज़र के तौर पे स्टिल यू कैन यूज़ इट, और आपने उससे एक बेहतर जो प्रोडक्ट है वो ले ली है, और दैट इज़ अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके लिए कोई भी पोल्यूशन या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होगी। बाकी जो किचन का या फूड का है उसको भी डंप किया जा सकता है, वो डेफिनेट सी बात है, लाजमी नहीं कि उसमें काऊ डंग हो। किचन के जो आपके पास सब्जियों वगैरह के ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी डंप की जा सकती हैं, जो कि डाइजेशन हो और उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस हो, फिर आप उसको जला लें। तो इसकी जो कार्बन मिशंस वगैरह हैं बाकियों की निस्बत वो कम है, एज़ कम्पेयर टू द कोल या एज़ कम्पेयर टू द गैस, वो कम है, ठीक है। सो बर्निंग करनी है, बर्निंग कर लें। कुछ चीज़ें कंबस्टिनेबल नहीं है, लाजमी नहीं कि हर वेस्ट के ऊपर हो, क्योंकि कांच है या आपके पास बाकी प्लास्टिक्स वगैरह, उसको आप नहीं करेंगे, नहीं बर्न करेंगे, ठीक है। वो सारा आपको साइड पे चीज़ें करनी पड़ती हैं। और बाहर ये मैंने एक प्लांट विज़िट किया हुआ है, वो पूरी एक काउंटी, 3-4 सिटीज़ की एक काउंटी है, वहाँ पे 10 से 11, मेरे ख्याल से शायद 12 मेगावाट का था या 11 मेगावाट का पावर प्लांट था। तो वो मैं अपने एडवाइज़र के साथ गया, हमने वहाँ पर विज़िट किया, तो वो वेस्ट के ऊपर लगा हुआ प्लांट। कोल का भी मैंने खुद विज़िट किया हुआ है यूके की एक सिटी में, वेस्ट का भी मैंने खुद विज़िट किया, और विंड टर्बाइन भी मैंने खुद से। ये खुद से वाले बीच में चीज़ ऐड करने का मतलब ये है कि पीपल आर यूजिंग इट, ठीक है। और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि लगता है कि, लेकिन लाहौर में ये टर्की के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से एक सेटअप शुरू हुआ है, ठीक है। अक्सर आपको ट्रक भी वो नज़र आते हैं, मुझे एग्जैक्ट लोगो मैं भूल गया हूँ जैन से वगैरह कि मैं क्या। ओसपैक है उसका हाँ नाम, बिल्कुल बिल्कुल। सो लेकिन आजकल वो तो बंद है। तो वो जो चीज़ें हैं, ये वाला जो कॉम्बिनेशन, ये मैं उस दौर में जब स्टडी कर रहा था, फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने देखा था कि यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो। तो लाहौर के अंदर एक दो कंपनी से वो कलेक्ट करती हैं, बाई डोंट नो कि आगे उन्होंने अभी उसको प्रॉपरली कोई एफिशिएंट वे में यूज़ किया है या नहीं किया ना, ठीक है। सो खैर एनी हो, ये पूरी एक क्लियर पिक्चर देने का ये इंट्रोडक्शन सारा बहुत डीप देने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये हमारे अपने ऊपर है कि हम उसको यूज़ करते हैं या नहीं करते। अब जो फार्मर्स हैं या किसान वगैरह हैं, या ये क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड, अब ट्यूबवेल्स वगैरह सोलर पे आ गए हैं, जो बाहर के रिमोट एरियाज़ में आते जाते रहते हैं, वो देख रहे होंगे कि ट्यूबवेल जो है उसका एक ठीक ठाक बिल आता है। अगर आप उसको जनरेटर के ऊपर चला रहे हैं, फ्यूल की कॉस्ट है, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चला रहे हैं, बिल की एक हैवी अमाउंट है। तो ट्यूबवेल के ऊपर कुछ प्लेट्स वगैरह लगा के ट्यूबवेल का पूरा सेटअप, और दैट इज़ फ्री। अब ये धान की जब फसल होती है, आपको अबंडेंट अमाउंट में वाटर चाहिए, वो सारा दिन चलता रहता है, तो उतनी देर में वो आपका जो फसलों को सैराब करने वाला कम्बिनेशन है, वो एक ठीक ठाक एरिया को कवर कर जाता है। नो डाउट के उसका जो रेडियस है
नल का वो बाकियों की निस्बत थोड़ा कम है या सम हाउ, सो देर आर मतलब डिफरेंट कम्बिनेशंस या डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ या रिजर्वेशंस के क्या होना चाहिए। लेकिन ये है कि इस पे चीज़ें जारी हैं, इम्प्रूवमेंट्स हैं। अगर कहीं किसी ने किसी फील्ड में करनी है तो उससे होता क्या है कि आप अपनी कंट्री से फिर वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी नहीं करते, और कंट्री किसी और ऐसे लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पर पहुँचा देगी। ठीक है, तो ये एक ऑन गोइंग एक अवेयरनेस है, इस पे होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम फिर जो है वो ये इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही था, फिर कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो हम इसके स्टडी करेंगे। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो लगा लूँगा। नेक्स्ट में जो है वो हम अब 1-2 लेक्चर हमारे रनिंग में हो गए, तो हम लेक्चर के स्टार्ट में ही नेक्स्ट टाइम से अटेंडेंस वगैरह प्रॉपरली लगा लिया करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कोई एक वेरी शॉर्ट वे में कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, बाकी लीव करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो ज्वाइन किए रखे, ताकि मैं फिर 1-आध मिनट में मैं भी मीटिंग को एंड कर दूंगा। मॉडल मेरे ख्याल से सब ने ज्वाइन किया हुआ है और उसके ऊपर डेटा सारा है। ठीक है, यस सर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।